का मानवीय जीवन में अपना एक महत्व रखता है। इस मौके को ध्यान में रखते हुए यूको बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉयज काउंसिल द्वारा संविधान समारोह बड़े गर्मजोशी के साथ अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे मालूम है समाज के अंदर हर जगह जगह आज के दिन संविधान समारोह हो रहा है, फिर भी अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी आप लोग यहाँ आए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे सब लोग संविधान दिवस के बारे में मोरले सब लोग सभी चीजें जानते होंगे, लेकिन कुछ चीजें इम्पोर्टेंट हैं जो संविधान ने हमको दी है, और खासतौर से जो अवर्ण लोग, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको जो चीजें दी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक तरह से कहा जाए तो मुख्य उद्घाटक तो वही थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद हमारे आगे बढ़ने के द्वार को खोला, और जिसके कारण से हम लोग भी यहाँ आगे बढ़ पाए और आज ये समारोह भी हम लोग आयोजित कर सक रहे हैं। कुछ चीजें जो उस समय के लोगों के ध्यान में नहीं थी, उन्होंने उसको भी दिया, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, वो राज्य सरकार या भारत सरकार की ड्यूटी है कि उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसी चीज से मालूम पड़ता है कि इसको संविधान में रखने से ही डॉक्टर साहब का इस चीज का पता पड़ता है कि उन्होंने शिक्षा को कितना महत्व दिया है। मुझे लगता है कि काफी लोग, हम लोगों में से काफी लोग शिक्षित हो चुके हैं। जो आज़ादी के समय ग्रेजुएशन का लेवल 2 to 3% होता था, अभी वो मेरे ख्याल से 50% के ऊपर भी हो चुका है। हम लोग भी काफी पढ़ चुके हैं और आगे आ चुके हैं। कुछ सुविधाएं दी है जिसके कारण से हम लोग भी आगे बढ़े हैं, और एक नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग सब लोग शामिल हो चुके हैं। आज शिक्षा के बाद इम्पोर्टेंट चीज होती है सामाजिक समानता। जो समानता का अधिकार न केवल जो वंचित लोग हैं उनको, बल्कि महिलाओं को भी दिया। और शायद आप लोगों को भी मालूम होगा कि पहली बार वोट डालने का अधिकार महिलाओं को आजादी के बाद ही मिला है। लेकिन साथियों, पुरानी चीजों को जैसे हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, वैसे ही आने वाले समय को भी ध्यान रखते हुए हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा। आज से 20 साल 25 साल पहले हम लोगों के लिए नौकरी इम्पोर्टेंट होती थी। केवल 15 साल 10 साल पहले भी नौकरी मिल जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन जो नौकरी है वो हमको केवल एक लेवल तक ही आगे बढ़ने देती है। उसके आगे के विकास के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं। हमारे लोग अभी व्यवसाय में नहीं हैं, या बहुत कम लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें हम लोगों का, या जो नीचे से आगे बढ़े हैं, उनका कोई नाम नहीं है। हमारे साथ के काफी लोग अभी भी बेरोजगार हैं, तो उनके लिए भी रोजगार के नए नए आयाम ढूंढना एक बहुत कठिन काम है, और नए नए क्षेत्रों में भी जाना चाहिए। भारत का संविधान जो है वो हमें इस चीज के लिए आजादी देता है, और वो सोचता भी है कि संविधान ये कहता भी है कि आपको आपका विकास खुद ही करना है। कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति आपको किसी लेवल तक या एक स्तर तक ही आपका मदद कर सकती है, उसके आगे नहीं कर सकती। समाज में जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारों वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, हमको उसको अपनाना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव
पब्लिसिटी बहुत होती है या नेगेटिव चीज़ें बहुत होती हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा खराब व्यवहार किया, हमारे साथ इतने सालों से ये होता आ रहा है। ठीक है, ये तो पास्ट हो गया है, हमें अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। कोई हमको कुछ बोलता है या कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जो हमारे खिलाफ होती हैं या प्रचार करता है, तो हमको उसका उचित उत्तर देना है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस पर हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको आगे ही बढ़ना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो जो दूसरे लोग जो हैं या जो बुराइयां करते हैं या चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं, उनकी आवाजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी, हमको सुनाई नहीं। हमको सबका विकास, जैसे अभी भारत सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये भी एक अच्छा चीज है। क्यों हम क्यों नहीं अपनाते हैं उसको, हम हमारे लोगों को क्यों नहीं आगे कर पाते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट। बीइंग फाइनेंस में फाइनेंस की भी बात करूंगा तो भारत सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटीज सबके लिए स्कीमें काफी 30 साल 40 साल से चले आ रही हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसके बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं उनको किसी तरह से वित्तीय मदद करने में या लोन देने में असफल हैं, या हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप में से काफी सारे ब्रांच हेड भी हैं, ब्रांच मैनेजर्स भी हैं। सही मायने में देखिए तो आपको भी लगेगा कि नहीं ठीक है, हम लोग नौकरी करके अच्छे हो गए हैं, सफल हो गए हैं, बढ़िया हो गए हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चीज पे बैक टू द सोसाइटी, उसको भी हमको ध्यान रखना है और ये देखना है कि जो कमजोर तबके के हैं, गरीब हैं या जो किसी भी तरह से वंचित हैं, उनको भी आगे बढ़ाना है। चाहे आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या एसएसटी और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया हो, DRI स्कीम हो, बैंकों का इसमें योगदान अभी भी कम है। ये कम क्यों है, इसको थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। कहीं ना कहीं हमारे लोग बिजनेस या नौकरी के भरोसे ही बैठे हैं, बिजनेस या किसी फील्ड में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या बिजनेस है तो उनको मालूम नहीं है लोन कैसे लेना है या किस तरह से आगे बढ़ना है। इन चीजों पे थोड़ा सा हमको ध्यान देने का जरूरत है। संविधान दिवस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्यों को अच्छे से उसमें परिभाषित किया है। हम लोग अपने अधिकार तो ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं, जो समाज के प्रति है, देश के प्रति है, वो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक जा रहे हैं। और ये चेंज कौन ला सकता है, ये चेंज हमें लोग ला सकते हैं। और इस चेंज को लाने के लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना है। देखिएगा कि जो थोड़े थोड़े प्रयास होते हैं उन्हीं से बड़े बड़े चेंज आते हैं। हमारे जो अधिकार दिए हैं उनको तो हम बखूबी ले रहे हैं, लेकिन जो कर्तव्य हैं उसमें भी थोड़ा सा हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये काउंसिल है, बैंक का काउंसिल है, और हम लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो मैं इसी के बारे में ही आप लोगों को बोल सकता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज के बारे में। नया कुछ नहीं है, सब पुराना ही है, बस यही है कि इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अपने इतिहास को याद रखना पड़ेगा कि किसी जमाने में ऐसा होता था कि हम लोग सामान लेने भी जाते थे तो हम लोगों को दूर से ही सामान दिया। आज तो कोई स्थिति नहीं है। हमारे लोगों का जो भागीदारी है भारत सरकार की इकोनॉमी में, वो कुछ हद तक काफी कम है। हम लोग ज्यादातर
नौकरियों में जुड़े हैं या कुछ हद तक सर्विसेज में भी अभी आए हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग जिस पोस्ट पे हैं, जिस फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को पहचाने जिनको वाकई में फंड का जरूरत है और उनको मदद करें। यदि हमारे द्वारा किए गए मदद 100 लोगों में से 10 लोग भी आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लोगों के लिए काफी बड़ा योगदान होगा, और वो आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश की प्रगति में भी योगदान होगा। तो मैं चाहूंगा कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये भी एक प्रण लें कि हम जितने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं उतने लोगों को कम से कम आगे बढ़ाएं। काफी सालों से हम इस संविधान की बात को रखने की कोशिश अलग अलग माध्यम से करते आ रहे हैं। और मैं जब काफी देहातों में गया और देहातों की स्थिति मैंने जब देखी, वहां लोगों से कुछ इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तब ऐसा मालूम पड़ा कि आजादी के 75 साल के बाद में और संविधान लागू होने के 73 साल के बाद में भी आज भी हमारे देश के जो सामान्य लोग हैं, देहातों के लोग हैं, उन्होंने अभी भी संविधान को देखा नहीं। मतलब देखा नहीं है, मतलब वो अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति कब सजग हो गए, ये बहुत दूर की बात है। तो इस देश से संविधान के निर्माताओं को क्या अपेक्षाएं थी जब संविधान का निर्माण का कार्य हो रहा था, और होने के बाद में जब इस संविधान को लागू किया तो उन विद्वानों की क्या अपेक्षाएं थी कि इस भारत के लोगों से, कि सारा संविधान ही हमें समर्पण किया है। हम देखते हैं कि संविधान सभा में जब इस देश का नाम लेने की बात आई, भाई किस तरह से हमने इसका प्रेम्बल बनाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग काफी अलग अलग धर्म पंथ के थे, उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के नाम से इस संविधान की शुरुआत, कोई बोले कि इस ईश्वर के नाम से संविधान की शुरुआत। इसके लिए लगभग 8 महीने का समय बीता। मतलब ये छोटा समय नहीं है कि 8 महीने के बाद में संविधान सभा के जो 292 सभासद थे, उन्होंने सारा मिलकर डिसाइड किया कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम देखते हैं कि हमारे भारत का कल्चरल हिस्ट्री बहुत अच्छा है और भारत की दूसरी भी हिस्ट्री है कि इसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी इस हिस्ट्री में हुआ है। अगर हम किसी धर्म के नाम पे, किसी जातिगत नाम से इस देश का संविधान की शुरुआत करते हैं तो शायद इस देश में समानता कभी नहीं आ सकती। इसलिए बड़े सोच विचार के बाद में उन्होंने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस शब्द से इस संविधान की शुरुआत की। और इस संविधान की शुरुआत जब हम भारत के लोगों के द्वारा की गई, और भारत के लोगों को, आपको मालूम है कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको नागरिकता का अधिकार प्रदान किया। नागरिकता ऐसे ही नहीं मिलती। आपने दुनिया का इतिहास पढ़ लिया, आप जानते होंगे कि नागरिकता मिलाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष उन लोगों को करना पड़ा। चाहे अमेरिका हो, चाहे बहुत ही पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री ब्रिटेन हो, इन्हें भी जो उनके नागरिकता के अधिकार देने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। और हमें तो ऐसे ही मिल गए, हमें कोई कष्ट नहीं करना पड़े। इसलिए नागरिकता की वैल्यू हमें उतनी नहीं है। हम देखते हैं कि अगर नागरिकता कैसे लेना है, इसके लिए जो
संविधान में प्रोविजन किए, तो आप उसे पढ़ोगे तो किस तरह से हमें नागरिकता प्राप्त होती है, और हमें तो ऐसे ही मिल गई। तो एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए? क्योंकि नागरिक तो इस देश का नागरिक होने का हमें जो भाग्य मिला है, और जिस वजह से हम इस देश की सारी चीजें को बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, चाहे नागरिकता के बेस पे आप कहीं भी जाके रह सकते हो, पहले तो ऐसा नहीं था। चाहे आपको बंगाल में घर लेना हो तो वहां ले सकते हो, चाहे कश्मीर में घर लेना हो तो ले सकते हो, अपने व्हीकल से कहीं भी जा सकते हो, पूरे देश भर में घूम सकते हो, कोई आपको रुकावट नहीं है। नागरिकता होने के नाते आपको बहुत बड़े बड़े अधिकार भी मिले, उसमें से एक अधिकार है वोट का अधिकार, तो सबको नहीं मिलता है। अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को इधर ला लो और 1 साल का इंडिया का पूरा खर्चा जितना है वो देने के लिए बोल दो, और एक लोकसभा के इलेक्शन में वोट देने के लिए बोल दो, तो देते नहीं आएगा। तो ये होता है वोट का अधिकार, जो नागरिक, इस देश के नागरिक को भी मिल सकता है, चाहे वो कितना भी पैसा दे के जाए, उसे नहीं मिल पाता। तो नागरिकता का जो अधिकार है बहुत बड़ा अधिकार है, जिसे हम अभी भी समझ नहीं पा रहे, और उसके राइट्स जो हमें मिले हैं वो इस देश के संविधान में है। तो संविधान ने अगर हमें ये सारे राइट्स दिए हैं, या हम अच्छे से बोल सकते हैं, हम अगर बिफोर संविधान की बात करते तो हमें बोलने का भी अधिकार, अगर हम कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल देते थे तो हमें जेल में जाना पड़ता था, चाहे वो इस देश का कितना भी बड़ा नेता, जेल में जाना ही पड़ता था अगर गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ आवाज उठा दी। नहीं तो फिर कुछ, अभी हम जैसे आंदोलन करते हैं, एम्प्लॉय भी आंदोलन करते हैं, ऐसा कुछ रहा तो कहीं ना कहीं जेल में भेज देते थे, लाठियां बरसाती थी। तो ये सारे जो अधिकार जो हमें संविधान के पहले नहीं थे, वो आज हमें बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। हमें बोलने का भी अधिकार मिल गया है, हमें अपना धर्म का जो आचरण करने का जो है वो सारे अधिकार हमें संविधान ने दिया। तो फिर इस नागरिक को सारे अधिकार मिल गए, तो ये भारत का तो हर एक कोई नागरिक है, इस देश के, चाहे प्रधानमंत्री जी ले लो, राष्ट्रपति जी ले लो, चाहे बैंक के हमारे आचार प्रबंधक ले लो, चाहे मीडिया के लोग ले लो, चाहे पॉलिटिकल लोग ले लो, चाहे कोई भी ले लो, हर कोई तो नागरिक है। फिर एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या हम उस तरह से आचरण इस देश में करते हैं? क्या राजनेता एक नागरिक को दूसरे नागरिक के नाते उस तरह का नजरिया अपने मन में रखता है कि नहीं भाई ये मेरे देश का नागरिक है, अगर एक नागरिक मैं भी हूं तो मुझे उससे उस तरह से व्यवहार करना चाहिए? ये तो हमें संविधान ने नहीं बताया कि आप किसी में डिस्क्रिमिनेशन करो। संविधान ने तो हमें जो अधिकार दिए हैं, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आ गई है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे समाज में ओहदे के नाम से हो। ऐसा तो संविधान ने नहीं बोला है। आप आर्टिकल 14 उठा के देख लीजिए कि कोई भी इंसान इस देश में चाहे कितना भी बड़ा, वो कोई कास्ट के नाम पे, वंश के नाम पे, पंथ के नाम पे, धर्म के नाम से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। फिर भी हो रहा है, इस देश में हो रहा है। क्यों हो रहा है? और करने वाले ही कौन है? एक नागरिक दूसरे नागरिक के ऊपर कर रहा है। ये तो कोई अलग नहीं है कि अमेरिका से आके कोई हमारे ऊपर इस तरह से बातें करता है, कोई ब्रिटेन से आके ब्रिटिश फिर से हमें कुछ चीजें करती है। एक नागरिक वैसे ही होता है कि हम जब ऑफिस में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ओहदे में बैठे हैं, हम दूसरे नागरिक को जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए वो नहीं करते। ये भी हमने देखा है। तो नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर नागरिक को संविधान की बातें अगर समझ में नहीं आई तो फिर तो लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है और हमारे में क्या फर्क है? तो संविधान ये सारी बातों को अलाउ नहीं करता है।
संविधान की बात क्या करता है कि इस देश में जो कुछ हमारे स्वतंत्रता के पहले जो कुछ हुआ है उस सारी चीजों को ये संविधान नकारता है और नागरिकों की हितों की रक्षा करने हेतु सारे प्रोविजन यहाँ कर चुके हैं, चाहे लॉ में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे पॉलिटिकल में हो, सारी चीजों को संविधान ने एक फ्रेम में अलग अलग अब अपने तरीके से बिठा के रखा है। किसने कौन सा कार्य करना चाहिए ये सारी फ्रेम हमारे संविधान ने बना के रखी। चाहे पॉलिटिकल पर्सन हो उसकी क्या लिमिटेशन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो उसकी क्या लिमिटेशन है, चाहे मीडिया हो क्या लिमिटेशन है, हर एक चीज की बात इस संविधान ने हमें फ्रेम करके दी है और वही हमारे देश के लोगों को नहीं समझ में आ रही। तो फिर बाबा साहब का 25 नवंबर 1949 का जो स्पीच था जो लास्ट में दिए थे, वो मुझे फिर जब मैं पढ़ता हूँ उसे तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन 1949 को जो इस देश में उन्होंने बोली थी वो आज भी जैसे कि वैसे लागू होने की नौबत दिख रही। तो बाबा साहब क्या बोलते थे कि बाबा साहब कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इस नागरिक की है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमें सार्वभौम बोला है इस देश में, हम सब कुछ सबसे बड़े हैं। इस देश की सांसद हो हम बनाते हैं, इस देश का जो भी कुछ बनाना है हम लोग डिसाइड करके ही बनाते हैं, लेकिन लोगों को लोगों का पावर ही पता नहीं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कि बाबा साहब ने जब बोला था कि अगर पॉलिटिकल विंग इस देश के लोगों को सारे अधिकार देने में नाकाम होती है तब सबसे बड़ा रोल इस देश के लोगों का होता है कि उन्होंने उस तरह से उन लोगों को अधिकार देने के लिए कार्य करना चाहिए। तो क्या हम उस कार्य को करने में सफल हुए हैं? मुझे नहीं लगता। अगर हम देखते हैं कि बाबा साहब की बात को हम सुनते हैं तो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से और जो शिक्षा का अधिकार हमें मिला है सब वर्गों को मिला है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसको अधिकार मिला है इसको नहीं मिला है, और जो अधिकार मिला है उस अधिकार के बदौलत हम देखते हैं कि इस देश में संविधान के माध्यम से जो आरक्षण मिला है एक बहुत बड़ा वर्ग, जब 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग बैंक में आ गए, अलग अलग क्षेत्रों में आ गए। जब जब गवर्नमेंट के पास में जितनी भी गवर्नमेंट की खुद की एजेंसीज थी, पीयूसी थी, तो बहुत बड़ा वर्ग इस स्ट्रीम में आ गए। और लेकिन क्या हुआ कि वो आने के बाद में वो ये भूल गया एक नागरिकता की जिम्मेवारी क्या होती है, और बाबा साहब की बात भी भूल, चाहे SC ST OBC कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो खुद के लिए ज्यादा सोचने लगा। अब इतना सोचने लगा कि उसको परिवार के सिवा कुछ नहीं दिखता। बहुत हो गया तो परिवार के थोड़ा आगे निकल कर अपने परिवार के जो सगे संबंधी है उसके बारे में थोड़ा सोचता है। बहुत ज्यादा थोड़ा सा उसको अच्छा डेवलप हुआ तो थोड़ा समाज के बारे में सोचता है, लेकिन देश के बारे में सोचने के लिए आज लोगों के पास भी समय नहीं है। इसलिए तो देश में सब चल रहा है। देश को हम धर्मनिरपेक्ष देश अगर मानते हैं तो देश का कोई धर्म नहीं, सेक्युलर स्टेट है। तो सेक्युलर स्टेट में क्या है कि सबको अपने अपने धर्म का आदर सम्मान सारी चीजें करने का जो गवर्नमेंट बैठेगी, हमने बिठाई भाई, लोगों ने बिठाई। इस देश में गवर्नमेंट कौन बैठता? हम बिठाते हैं, अपने वोट से गवर्नमेंट बैठती है, लोग चुन के देते। हम सबसे ऊपर, इस देश में सबसे ऊपर हमें रखा गया है, तो हम लोगों को चुन के देते हैं, और चुन के जाने वाले लोग सांसद में जो हमारे हितों के लिए काम करते हैं,
हमारे हितों के लिए, जो नागरिकों का हित होता है उसके लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसा नजर अभी इतने में नहीं आते हुआ है। लोगों को हितों की बातों तो थोड़ी कम नजर आती है। कहीं ना कहीं इस देश में जो उन्हें कुछ देता है उसके हितों की बात ज्यादा होती नजर आ रही है। तो फिर हम फिर से भारत के लोग क्या करते हैं? तो भारत के लोग की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा बनती है कि भाई इस तरह से अगर हम जाते हैं तो हमने इस वेतन भुक्तभोगी जो समाज है, जो शिक्षित वर्ग है, जिनकी जिम्मेवारी ज्यादा थी, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित वर्ग ने समाज में जाके जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग अंधकार में है, उसको उजाले में लाने का कार्य इस शिक्षित लोगों का था। लेकिन हम जिस तरह से हमने करना चाहिए वो नहीं किए। संविधान की बात आज हमारे प्रत्येक भाई के पास हम लेके नहीं गए, आज नहीं मालूम। किसी को मैं पूछता हूँ कि भाई संविधान का कभी किताब है आपके पास? ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं कि जिनके पास में किताब भी नहीं है उनके घरों में। देखो इतना देश का पवित्र ग्रंथ, सबको उसने स्वीकार किया है, सबने इसे स्वीकार किया है कि ये देश का पवित्र ग्रंथ है। क्योंकि अगर ये ग्रंथ अगर पवित्र नहीं होता तो मुझे नहीं लगता इस देश को एक संग रखने के लिए अभी तक, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे बाद में भी अनेक देशों में लोग शह जाएंगे, चाहे नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बहुत सारे देशों में हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू का, चाहे श्रीलंका हो अभी 2-3 साल पहले, तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। पीपल ने अपने हाथ में सारा जिम्मा उठा लिया, सरकार चला। लेकिन भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि भारत में तो हम देखते हैं कि भारत में तो इतनी वेराइटीज है। हर दूसरे 22 किलोमीटर जाओ तो अपनी भाषा बदल जाती है। वैसे भी गवर्नमेंट को 22 भाषाओं को मान्यता देने की जरूरत पड़ी, और ऐसे देखे तो हमारी लगभग 250 से 300 भाषा इस देश में, फिर भी बोलने वाले अलग अलग जाति है। 6,500 अलग अलग जाति के लोग इस देश में रहते हैं। अलग अलग देश में विविधता है। अब यहाँ से जाओ तो केरला में दूसरी चीज मिलती है, कर्नाटक में जाओ तो दूसरी चीज मिलती है, महाराष्ट्र में दूसरी चीज मिलती है, कश्मीर में जाओ तो दूसरी चीज मिलती है। ये सारे को लेकिन जोड़ के रखने का कार्य आज तक किसने किया है? तो मुझे लगता है कि भारत के संविधान ने। दूसरा कोई शक्ति नहीं है कि इस भारत को जोड़ के रखे। भारत का अगर संविधान इस देश में नहीं होता तो मुझे लगता है कि इस देश के टुकड़े होने में ज्यादा समय लगता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, श्रद्धा और उपासना इसकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आज संविधान दिन, इसे हम फेस्टिवल ऑफ सिटीजनशिप भी कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके चलता हूँ। एक जर्नी करते हैं मेरे नज़रों से, मेरे शब्दों से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे अल्फाजों से इस पूरी कायनात को और इस पूरे अर्थ को, इस पूरी गैलेक्सी को मानवीय दृष्टिकोण के साथ समझते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले इनका सिविलाइजेशन। वहाँ पर एक सामंत ग्रुप था और एक जो उससे शोषित वर्ग था, उसने एक रिबेल किया जिसको विद्रोह बोलते हैं। उस रिबेल को वहाँ के लोगों ने
इतिहासीकरण के दस्तावेज के साथ पत्थरों में अपनी क्षमता के अनुसार, उस वक्त तो इंक नहीं था, इन्वेंशन नहीं था, पेंट का इन्वेंशन नहीं था, तो अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने कुछ दस्तावेजीकरण किया। ये तकरीबन आज से 10,000 साल पहले की घटना है, अभी से, आज से। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा और मॉडर्न युग में। जैसा वो दस्तावेजीकरण होने के बाद उन्होंने उस चीज को कंपाइल किया कि हमारा थ्रेट हमारे आने वाले नस्लों के ऊपर भी सामंतगिरी का हो सकता है। तो उन्होंने उसको दस्तावेजीकरण करने के बाद प्यूरिफाई वर्ड्स में उसको रूल्स और रेगुलेशन के साथ उसको बाइंडिंग कर लिया कि ये शिलालेख है, उसके बाद ये शिलालेख है, उसके बाद ये शिलालेख है, ऐसा क्रोनोलॉजी के फॉर्म में। ये इस अर्थ की सबसे पहली घटना। उसके पहले रिकॉर्ड मिलते नहीं है कि किसी तरीके से किसी ने किसी भी तरीके से कुछ दस्तावेजीकरण किया हो। उसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं माया, इंका के बाद माया है, फिर हम देखते हैं हड़प्पा, उसके बाद थोड़ा सा हम और सिविल होते चले गए। हमने कबीलों का अपना नेचर छोड़ा, हम थोड़े से सिविल होके हम रिवर सिविलाइजेशन की तरफ टर्न होते हैं। हमने नदियों के पास अपना घर ढूंढा, इंसानों ने अपने न्यूट्रिशन का इन्वेंशन किया, हमने वनस्पति शास्त्र को डेवलप किया, हम आयुर्वेद में बढ़े, हम और धीरे से धीरे हम शार्प होते चले गए। फिर इस धरती पर और एक घटना घटी सम्राट अशोका के पीरियड में, जिसको बोलते हैं हम टेराकोटा पे लिखान का एक पीरियड आया कि हमने लिखने की लिपिबद्ध तरीके से प्रोग्रेस किया। उसके पहले अलेक्जेंड्रिया का एग्जाम्पल मिलता है। अलेक्जेंड्रिया के पहले हिब्रू, लैटिन, उसके बाद थोड़ा सा हम जाएंगे तो रोम और एथेंस में हमने देखा कि लोगों ने अलग अलग शब्द, जैसा मैं हिंदी में समझा पा रहा हूँ तो इंग्लिश को एक बोला जाता है, इंग्लिश की हिस्ट्री में अगर से कोई इंग्लिश का विद्यार्थी है तो इंग्लिश को कुकर लैंग्वेज बोला जाता है। कुकर यानी जिस तरीके से हम कोई भी वेज पुलाव बना लेते हैं या फिर पुलाव बना लेते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं बहुत सारे। तो इंग्लिश, हिब्रू, लैटिन, उसी के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन और ऐसे अन्य भाषाओं का एक संगम है, इसलिए इंग्लिश को कुकर लैंग्वेज बोला गया। जैसे जेम्स प्रिपेंस आते हैं, उन्होंने ब्राह्मी को डिकोड किया तो हमको अशोका के शिलालेख समझ में आए। तो प्रिपेंस यानी सर अलेक्जेंडर के फादर, यानी वो गुरु मानते थे अलेक्जेंडर प्रिपेंस को, जो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी में वायसराय थे उस वक्त। तो मैं थोड़ा सा भाषा विज्ञान की तरफ आपको इसीलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हम अगर से इतिहास के गर्भ में नहीं जाएंगे तो प्रसव वेदना हमको हमेशा होते रहेगी। गर्भ में ही वेदना के वो दर्द छिपे होते हैं जो आज के जीवन में हमको यानी अंकुरित करते हैं। जैसा ओस की बूंद सूरज की किरणें गिरने के बाद गायब हो जाती है धरातल से, पर दर्द इंसानों का ये हमेशा रहता है, अजरा अमर रहता है। और जिस नस्लों को हम बोलते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वंचित किया गया या फिर दबाया गया या इन लॉस या लॉ में लाया नहीं गया या फिर गांव के हद पार किया गया, ये इस बात को थोड़ा सा मैं उल्टी नजर से, या मेरा नजरिया थोड़ा इस तरीके से है कि अगर से किसी की गुणवत्ता को दबाना चाहे कोई शक्ति तो या तो उसको हजारों सालों के लिए गुलाम कर देता है या फिर उसके न्यूट्रिशन को वो छीन लेता है या उसको इस तरीके से मिसगाइडेड मिलता है हिस्ट्री में कि वो अपने हिस्ट्री तक नहीं पहुंच पाता है। तो पर उसी में से एक नस्ल में से एक कोई तो भी विद्वान आता है, किसी भी युग में आ सकता है, वो इतिहास के कल्पों को अपने तर्क शास्त्र के हिसाब से, अपने मानस शास्त्र के हिसाब से, अपने एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से अपने उस असली इतिहास तक को पहुंचता है और दुनिया के सामने ज्ञान के रोशनी से उसको रोशन करता है। हम और एक घटना, जैसे मैंने अशोका का पीरियड बताया कि अशोका के शिलालेखों में भी हमको मिलता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट यूर लॉज, यानी अगर से गांव में कोई होगा, गांव से जुड़ा हो, तो एक दमड़ी पीटने वाला एक कोई आता है साइकिल पे या कार पे, तो वो बता रहा है राजा का राजपत्र। तो ये हजारों सालों से होते आया। तो हम अभी तो डेमोक्रेटिक इंडिया में हैं, तो अशोका के पीरियड में हमको मिलते हैं, चाहे वो बलूच का शिलालेख हो, चाहे अफगानिस्तान से लेके रोम तक जो उनके शिलालेख पाए गए, चाहे खैबर खंड में ताजिकिस्तान से लेके तो लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पे भी जो उनके शिलालेख मिलते हैं, या चेर जो तमिलनाडु का एरिया है जिसको हम संगम हीरा बोलते हैं, जिसमें चेल थे, जिसमें पांड्यास थे, जिसमें चालुक्यास थे, जिसमें अभी भी हाल ही में एक मूवी आई है PS1 करके, जिसमें
दिखा गया चोलाज, ये सारे के सारे जो किंगडम्स थे भारत के, या उस वक्त भारत को जो भी नाम बोला गया, महाभारत बोला जा सकता है, क्योंकि ये महाभारत ज्यूरिडिक्शनली था, यानी इसका ज्यूरिडिक्शन था खैबर खंड से लेके तो सोमालिया की पहाड़ियों तक, और अगर से कजाकिस्तान का जो हिस्सा हम देखते हैं, जो चाइना का जो पूरा भूभाग है, ये एक महाभारत था। हम जिस महाभारत को समझते हैं, उस महाभारत को इस महाभारत ने यूरोपियन राइटर्स ने अपने किताबों में, या लाइट ऑफ एशिया पढ़ लीजिए, या फिर नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, उन्होंने खुद सबूतों के साथ इसको उजागर कर दिया है कि ये कितना विशाल और कितना महान था। ये नागपुर से पास में पौनी करके एक एरिया है, वहां से रोम तक व्यापार होता था। ये बात मुझे नहीं लगता कि नागपुर के काफी कम लोगों को मालूम होगा। तो उसी तरीके से भारत को समझना पड़ता है अपने स्वच्छ भारत के चश्मे से नहीं। स्वच्छ भारत में जो चश्मा दिखाया है, उस चश्मे को डी कास्ट करना पड़ता है। उस चश्मे के सामने से अगर से कास्टिंग दिखेंगी, आपको कास्ट दिखेगा, तो डी कास्ट नहीं होता है। आपको पहले स्वच्छ भारत बनाना है तो स्वच्छ विचार, सुंदर आचरण और एक मानवीय अंग से इस चीज को समझना पड़ता है। तर्क के आधार पे आपको चीजों को समझना पड़ता है। तो एक ये घटना होती है। उसके बाद मेग्ना कार्टा पे आते हैं। 1205 में सामंत, यानी आज के सामंत जिसको हम समझते हैं वो सामंत नहीं, सामंत यानी कोई किसी ज्यूरिडिक्शन का प्रमुख, जिसको आप पीआई बोल सकते हैं। सामान्य भाषा में भी मैं समझा रहा हूँ कि आप मेरे बातों को यानी समझ जाए और उन चीजों से कनेक्ट हो जाए जिनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े से शब्द जटिल हो सकते हैं, पर आप एक डेवलप सिविलाइजेशन का वो पार्ट हो जो हजारों सालों से इस धरती पे रहा है। आपके जन्म तो अभी हुआ है, पर आपका जो मानव इतिहास है, या हजारों सालों का इतिहास है इस पृथ्वी पे, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे जो चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1205 में राजा के अधिकार छीनकर प्रजा को दिए गए, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। अगर से बेसिक कोई एडवोकेट है या तो हमको सबसे पहले मैग्ना कार्टा पढ़ना पड़ता है। 1205 की घटना होती है। इसमें नागरिकों को अगर से किसी तरीके से अत्याचार किया गया तो वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। जैसे सिद्धार्थ सर बोल रहे थे कि अभी तक संविधान ही नहीं देखा, तो अधिकार कैसे मिलेंगे। तो उसी तरीके से मैग्ना कार्टा की घटना होती है। ये इस सिविल सोसाइटी की, जो मॉडर्न सोसाइटी थी, ये सबसे बड़ी घटना। उसके बाद मैग्ना कार्टा को इनकॉर्पोरेट किया गया टेम्स के किनारे, ब्रिटेन में, फिलाडेल्फिया के नजदीक वाला एरिया था। वहां पे राजा को चुनौती दी गई प्रजा के द्वारा कि नहीं, आपका जो तरीका है ये चलेगा नहीं, आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको भी दो आंखें हैं, हमको भी दो आंखें हैं, आप भले ही रूलर है पर हमारे और आपके बॉडी में कोई फर्क नहीं है। इस तरीके से मैग्ना कार्टा को ड्राफ्ट किया गया। उसके बाद इब्न बतूता मोरक्को से निकलते हैं। इब्न का मतलब होता है, ये उर्दू का शब्द है, उसका मतलब होता है मेल, यानी मेल यानी पुत्र, है ना। बतूता, एक गाना आपने सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता, ये अगर से जहन में होगा तो। इब्न बतूता 13वीं शताब्दी में आते हैं मोरक्को से। वो एक काजी फैमिली से थे, शिया थे, जैसे शिया, सुन्नी, पसमंदा, आइडियलिस्ट मोमेंट्स में होते हैं, इस्लाम जिसको फॉलो करता है। तो वो अपने लाइफ में 16 साल की उम्र में एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं। मैग्ना कार्टा के जस्ट तकरीबन आप बोल सकते हैं 100 साल बाद, है ना। तो वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं कि क्यों ना एक फाइंडिंग किया जाए। और जब वो निकलते हैं, मेरे को एक बहुत छोटा देश, एक पुअर देश होता है कि, और एक काजी है यानी जज है, जज, काजी यानी इस्लाम में जज बोला जाता है, जिसको हमारे यानी उर्दू के जानकार समझेंगे कि काजी यानी वो नहीं कि जो शादी लगाए, वो मौलवी होते हैं। काजी यानी शरीयत के हिसाब से लोगों के गुनाह को साबित करके उनको पनिशमेंट देने वाले यानी काजी। लोगों के अगर से गुनाह नहीं है तो उनको बरी करने वाले यानी काजी। उनके एक तीसरे संतान इब्न बतूता यानी उनके साथ वो उनको एक निक नेम मिला इब्न बतूता। वो निकलते हैं मोरक्को से अपने 16वें साल में, 4-5 भाषाओं के जानकार, और चलते चलते हैं निकलते हैं, फारस से निकलते हैं, यूनान जो आज का आप देख रहे हैं, जहाँ फिलिस्तीन वगैरह देख रहे हो, उस टाइम पे उसको केनान बोला जाता था। 4 देशों का समूह, जिसमें गाजा आ गया, फिलिस्तीन आ गया, तुर्किस्तान का पूरा हेलेनी, जिसको हेलेनी मार्केट बोला जाता है, ये दुनिया का सबसे प्राचीन मार्केट है, ऐसा भी बोला जाता है, जिससे कनिष्का आए भारत में, जो तुर्किस्तान के कबीलों से आते हैं। ये लिंक दर लिंक है, पर मैं वापस से इब्न पे आता हूँ।
इब्न निकलते हैं तो वो अपने यात्रा में बहुत सारी संस्कृतियों को देखते हैं। वो देखते हैं बहुत ही दुनिया बहुत बड़ी है, यानी इनके अलग अलग लॉज हैं, इसमें कबीला लोग हैं, इसमें नूरखेशी है। नूरखेशी यानी उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है कत्लेआम, जीनोसाइड है, जैसा हम मणिपुर में देखते हैं। अभी एक कम्युनिटी के साथ खड़ी हो जाती है, एक स्टेट की पुलिस के साथ खड़ी हो जाती है। तो हमारा जो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमको रोकता है, यानी खून रेशी से, कत्लेआम से हमको रोकता है। तो ये वरदान है इस पृथ्वी का सबसे बड़ा, मैं ये मानता हूँ। हम थोड़ा सा और इब्न की तरफ आते हैं। इब्न अपने जब वो खैबर खंड तक आते हैं, बहुत सारे 40-42 रियासतों को पार करते हुए और बहुत सारी चीजों का दस्तावेज तैयार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। वो भारत तक आते हैं। तो भारत में यहाँ तुगलक हुकूमत उस टाइम पे राज करती थी, जिन्होंने कैपिटल चेंज किया, ये सब पढ़ते हैं हम, तुगलकी फरमान निकलते थे। तो इब्न यहाँ भारत में आके बोलते हैं कि मैं 40 देशों से गुजरा अभी तक, मोरक्को से टूवर्ड्स इंडिया। तो मुझे इतना, यानी इस तरीके की संस्कृति जहाँ वैदिक परंपरा अपना एक चरम पे थी, एक श्रमण संस्कृति थी वो अपने एक चरम पे थी, ये इस तरीके का ताना बाना वो देखते हैं यहाँ पे। इब्न बहुत अच्छे चित्रकार थे, उनकी फोटोग्राफी पूरे मोरक्को में आज भी देवों के जैसे और देवियों के जैसे पूजा जाता है। तो इब्न अपने दस्तावेज में भारत का भी जिक्र करते हैं। अगर से किसी को भारत का 12वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ना है तो इब्न की रिहाला नाम की बुक है, आप लिख सकते हैं। रिहाला का मतलब होता है ट्रेवल। रिहाला नाम से ही फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल का मैच भी होता है, जो मोरक्को रिप्रेजेंट करता है, फुटबॉल की टीम का भी नाम रिहाला है। तो भारत पहुंचते, भारत से होते होते चाइना क्रॉस करके वापस ऐसा राउंड मार के, जैसे वास्को डी गामा आए उसी क्लॉकवाइज वो वापस मोरक्को पहुंचते हैं अपने 60 साल की उम्र में, पूरी उनकी ट्रैवलिंग के बाद। और जो रिहाला वो लिखते हैं, उस रिहाला को वो अपने मोरक्को को डोनेट करते हैं। तो मोरक्कियंस पीपल्स बोलते हैं कि इतना पूरा घूम के कोई ट्रैवलर आता है तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो पूरा जश्न आम होता है, जैसे हम अभी भारत में संविधान उत्सव मना रहे हैं, या इसको बोल सकते हैं सिटीजनशिप का जो उत्सव है, या हमारे नागरिकता का जो उत्सव है उसको हम मना रहे हैं, हमारे गणराज्य का उत्सव हम मना रहे हैं, हम इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है, इसका हम उत्सव मना रहे हैं। तो उसी तरीके से इब्न का वहाँ स्वागत होता है और लोग रिहाला पढ़ते हैं। तो रिहाला पढ़ने के बाद लोगों को ये मालूम चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। रिहाला के पहले का मोरक्को, रिहाला के बाद का मोरक्को, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क 5 सालों में हो जाता है। इब्न के हयात में जब वो जिंदा रहते हैं तभी ये उनके सामने की मोरक्कियंस ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनका आईक्यू लेवल डेवलप हो गया, वो तर्कशास्त्री हो गए। वहां पे भी एक वर्ण व्यवस्था थी, वहां दो रूलर्स थे, रेसिज्म वहां पे भी था, वो इक्वल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया का जो देखा कि नस्लभेद है, जातीयता है, सारी चीजें हैं, तो उन्होंने उसका रेमेडीज दिया, उसका उपाय दिया अपनी रिहाला नाम की पुस्तक में। तो मैं बताने का तात्पर्य ये है कि भारत का संविधान जिस तरीके से बना, तो ये उस तरीके से विचारधारा चलती आ रही है जो मानवीय इतिहास में कंटिन्यू ही, जिस तरीके से आरओ का पानी प्यूरिफाई होता है 7 प्रोसेस से, 8 प्रोसेस से, 9 प्रोसेस से, उसी तरीके से अमानवता को भी निकाल के मानव ही फेंकता है एक दिन। तो जिस तरीके से रिहाला का मैंने जिक्र किया, तो रिहाला की भी जो आज हम देखते हैं कि मोरक्कियंस पीपल आज दुनिया में रिहाला फुटबॉल टीम ये दुनिया जानती है, और रिहाला एक छोटा सा मोरक्को जो देश है, कि आज अपनी संस्कृति के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए ये तरक्की करता है। बट रिहाला ने क्या किया, वहां के कास्ट को तोड़ दिया, वहां के जो नस्लभेद को खत्म कर दिया। भारत में भी कुछ सालों तक ये सब चलते रहा, पर हम जो घटनाएं आज देखते हैं उसके उपायों की तरफ मैं प्रेजेंट में भी आता हूँ आपको। जैसा हमने देखा कि इब्न का देखा, अशोका देखा हमने, माया, मैंने हड़प्पा बताया आपको। हम अगर से प्रेजेंट में आते हैं तो हम देखते हैं कि इतने साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। रचयिता है, जो आर्किटेक्ट है, जिसने आर्किटेक्ट किया है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनका स्टैचू फॉर्मली यानी इस तरीके से ऑफिशियली डिक्लेरेशन करने के लिए हमको इतने साल लग जाते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे संस्कृति के साथ। मैं भाषण शैली में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने नॉर्मल वार्तालाप में आपको बता रहा हूँ कि हमारी अगर से कुछ गलतियां होती है तो हम उन गलतियों को सुधार के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस देश को एक देश बना रखना है तो अमानवता कभी मानवता पे हावी नहीं होती। जैसा हमको जिस तरीके से श्रमण परंपरा के एविडेंस आज नहीं मिलते, हमको लगता है सारी वैदिक परंपरा से आई है या परंपरा से निकला है, तो ये भी हो सकता है किसी तरीके से षड्यंत्र हो।
अगर से श्रमण भी थे और वैदिक भी थे तो श्रमणों का भी इतिहास होगा। तो हमारा जो इतिहास है हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, अगर से आप बारीकी से उसको ढूंढे तो एक एक शब्द, जैसा अभी गायकवाड़ सर बोल रहे थे, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को तो देखा ही नहीं, तो उसको समझने की बात भी अलग है। पर एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर से आप, मैं जिस शैली में भाषण किया उस नजर से अगर से आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक हफ्ते में पूरा समझ जाएगा। किसी को 3 दिनों में भी हो सकता है, किसी को 4 दिनों में भी हो सकता है, किसी को आईक्यू लेवल के हिसाब से 10 दिनों में भी हो सकता है। लेकिन आजादी की इतने सालों के बाद भी आज ऑल इंडिया रेडियो में ये एडवर्टाइज आती है कि खाना खाने के पहले हाथ धो। यानी हमारा गवर्नमेंट हमको एजुकेटेड कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इसको भी हमको ढूंढना पड़ेगा। या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों के मैं नाम नहीं लेता, उनके रास्तों के नाम आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट दिल्ली के रास्तों को दे रही है। तो जिन लोगों ने उस काल में विरोध किया, और आप संविधान का गुणगान भी करते हो, और एक तरीके से जो लोग इवन जो बना रहे थे संविधान सभा में उनको रातों रात मारने की धमकियां मिल रही थी, या उनके साथ जितने भी, मैं नाम नहीं ले सकूंगा किसी के, क्योंकि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। पर जिन लोगों ने विरोध किया, चाहे हिंदू कोड बिल हो या फिर जितने भी डेवलपमेंट या जितने भी कानून आ रहे थे उनका विरोध किया, आज उनका गुणगान हो रहा है उस गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट रूल करती है भारत को। और ये वही गवर्नमेंट है जिन्होंने उन्हीं लोगों को चैंपियन भी घोषित किया है। रास्तों के नाम, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री अभी गई है, बड़े बड़े बिल्डिंग के नाम उनको दिए जा रहे हैं, जिन्होंने संविधान का विरोध किया। तो मैं अंत में एक बात बोलूंगा, क्रांति के गर्भ में ही प्रतिक्रांति के बीज होते हैं, और प्रतिक्रांति के बीजों से ही क्रांति का जन्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू। एम्प्लॉय के साथ साथ आप लोगों की जवाबदेही है कि समाज का भी सोचो। एक हम वित्तीय संस्था में काम करते हैं, और वित्तीय संस्था के माध्यम से हम हमारे समाज को कहीं कुछ देना चाहते हैं तो निश्चित ही वो दे सकते हैं। आप जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर ये सामाजिक जवाबदेही की बात आपके दिमाग में अगर रखते हो तो निश्चित ही आप अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए अपने तक सीमित मत रहो, समाज के लिए कुछ देने की बात कहो, और आप एक संग रहने की कोशिश करो। मेरा यही सुझाव है, जैसा कि मैंने बोला था कि आगे चल के आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। जो 90s में जो रिक्रूटमेंट हुए उसका फायदा आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिला है। जब 2005 के बाद में हम में से जो कुछ लोग हायर पोस्ट पे गए, कुछ जीएम्स हुए, कुछ डीजीएम्स हुए, कुछ एजीएम्स हुए, आपको एक रास्ता मिल गया था कि आपके प्रधान कार्यालय तक पहुंचने का एक रास्ता मिल गया था, आपकी समस्या का निराकरण करने का रास्ता मिल गया था। लेकिन अगर आप वही प्रोसेस अगर नहीं अपनाते तो ये जो गैप है वो गैप वैसी ही रहेगी। आगे अगर नहीं बढ़ेंगे तो आप अपने पीछे वाले लोगों को, उनकी समस्याओं को, उनके जो आगे चल के जो प्रमोशंस होने वाले हैं उनको सही मायने में न्याय नहीं दिलवा सकेंगे। इसलिए आप में से जो भी लोग हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। काउंसिल के माध्यम से आप एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपकी लीडरशिप डेवलप होती है, और साथ में बैंक के लिए भी काम करने का मौका मिलता है। इसलिए मैं इस समय पर उपलक्ष्य में इतना ही बात कहूंगा कि आप जो सेकंड जनरेशन यूको बैंक के लिए है वो आगे बढ़कर काम करो, बैंक के लिए काम करो, काउंसिल के लिए काम करो और समाज के लिए काम करो।
आजचा संविधान दिवस आहे. मला थोडंसं आठवतं 25 नोव्हेंबर 1949ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं संविधान सभेत 55 मिनिटाचं भाषण झालेलं आहे. तिथे जवळपास 245 सदस्य उपस्थित होते. 242 सदस्य उपस्थित होते. तर त्याआधी जवळपास 6 दिवस डिस्कशन झालं. मसौदा असते घटने का जो मसौदा होता है उस पर काफी डिस्कशन हुआ 5-6 दिन, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह. उस दरम्यान बहुत हो हल्ला भी हुआ. परंतु शेवटी जेव्हा बाबासाहेब उभे झाले, आपलं जे शेवटचं जे भाषण त्यांना करायचं होतं ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमॅन म्हणून, त्यावेळेस सर्व सभागृह चिडीचूप, एक शब्द सुद्धा कोणी तोंडातून पडलं नाही. तर त्यांच्या 55 मिनिटाचं जे भाषण झालं त्यांच्यामधून नाही का त्यांनी 2-3 मुद्दे असे बोलले की ते आज पण म्हणजे नाही का त्यावेळेस जेवढे म्हणजे अप्लिकेबल होते त्याची महत्ता आज पण आपण बघतोय की त्यांनी जे बोलले होते ते आज पण इथं विद्यमान आहेत आजच्याही युगात 2023ला. त्याच्यापैकी त्यांनी म्हटलं होतं की आपल्याला राजनैतिक स्वतंत्रता मिळणार आहे. राजनैतिक स्वतंत्रता मिळणार आहे किंवा मिळाली, पण आपल्या देशाची आजची स्थिती पाहून त्यांना असं एक डाऊट होता की जे स्तंभ असतात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, कोणत्याही म्हणजे सुराज्याचं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला राजनैतिक स्वतंत्रता मिळाली, पण आर्थिक समानता आणि सामाजिक समानता बद्दल ते साशंक होते त्या काळात. आज पण तीच परिस्थिती है, आज भी वही स्थिति है कि हमको तो राजनीतिक समानता मिल गई है, हम वोट दे सकते हैं, विहार कर सकते हैं, भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, अपना जो मत है, अपने जो विचार है वो प्रदर्शित कर सकते हैं. किंतु समाज में अभी भी विषमता विद्यमान है. आता पण समाजामध्ये असमानता आपल्याला वेळोवेळी पाहायला मिळतात. खासकर उत्तर भारतीय राज्यों में, दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी सामाजिक असमानता अभी भी अपने को देखने को मिलती है. जो कि स्वतंत्रता मिलते 73 साल 74 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है. 76 वर्ष झाले, सॉरी, अमृत महोत्सव झाला स्वतंत्रतेचा, भारतीय स्वतंत्रतेचा. तर अशा गोष्टी आज पण म्हणजे समाजात आहेत. तर एवढा वेळ 76 वर्ष होऊन सुद्धा असं का होत आहे याचा विचार करण्याची पाळी प्रत्येक देशाच्या प्रत्येक नागरिकांची आहे. आता पण आपण आर्थिक असमानता मी बोललोय, त्यावेळेस पण बाबासाहेबांना वाटलं होतं की हा एक समोर मोठा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. कारण जे भांडवलशाही आहे, भांडवलदार लोग हैं, कैपिटलिज्म है, ये भी आगे अपनी बात आगे बढ़ाकर ये सब चीजों पर जो उन्होंने अभिप्रेरित किया था भारतीय संविधान में कि यहाँ सभी प्रकार की समानताएं आनी चाहिए, लेकिन ये चीज मतलब नहीं क्या भविष्य में होगी कि नहीं, आर्थिक समानता आएगी कि नहीं, उसके बारे में बाबा साहब उस समय भी शासन थे. और आज हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, कितनी आर्थिक असमानता हम देख रहे हैं. एक लोगों के पास, उनके पास 1 लाख करोड़ का कैपिटल है, 1 लाख करोड़ का उनका नेट वैल्यू है एसेट का, और एक आदमी भारत में ऐसा गरीब है कि उसको एक वक्त की रोटी भी खाने को नहीं मिलती, उतना भी पैसा उनके पास नहीं है. तो ये सब चीजें स्वतंत्रता के 76-77 साल होने के बावजूद भी देखने को मिल रहा है. तो और दूसरी बात ऐसी है कि
उन्होंने शिक्षा की बात उस समय भी की थी कि ये सब असमानता शिक्षा से ही दूर हो सकती है। शिक्षा एक बहुत प्रभावी माध्यम होना चाहिए। लेकिन आज 2023 में ये देखने को मिल रही है कि शिक्षा लेने के लिए भी एक अलग को मतलब जो KG1 KG2 होता है उसके लिए भी उसको साल का लाखों रुपए देने पड़ते हैं किसी पब्लिक स्कूल वगैरह वगैरह में पढ़ने के लिए। ये ठीक है, जिसके पास मेरे पास पैसे है तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये जो गरीब आदमी है वो कैसा पढ़ाएगा अपने लड़कों को? मान लीजिए सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिली, भूल हो गई मान लीजिए, और वो पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है, इतना पैसा कहाँ से लाएगा? जबकि हम बोलते हैं कि राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो वास्तव में इम्प्लीमेंट हो रहा है ठीक से? कोई देख रहा है उसको? हम भारत के नागरिक है, हमको ये सब चीजें मतलब सोचनी है कि सबको शिक्षा का भी अधिकार है। शिक्षा का अधिकार ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा है। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि बहुत सारे मतलब जितना मतलब एक रेट होना चाहिए बेरोजगारी का, ज्यादा से ज्यादा 1% 2%, लेकिन अभी जो बेरोजगारी है उसका रेट 10% ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई नहीं कुछ बोल रहे हैं। शिक्षा लेता है, लाखों रुपए खर्चा करो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, और बाद में वो उसको नौकरी नहीं मिलती, वो कैसा घर चलाएगा? धंधा व्यवसाय हर एक आदमी नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारी मतलब असमानताएं आज भी समाज में विद्यमान है। लेकिन ये जो अभी जो पीढ़ी है, या आने वाली पीढ़ी है, ये पीढ़ी को मतलब इस पर गौर करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। तभी नहीं क्या जो हम बोलते हैं कि पावरफुल इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में भारत का नाम, भारत स्ट्रांग हो, ये हो वो हो, भारत का नाम हो, कैसे पॉसिबल है? इतना असमानता है अभी भी विद्यमान इस देश में। तो भारत प्रगति कैसे करेगा, कैसा अपना नाम ऊपर लाएगा जगत के पटल पर? तो ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये अभी भी आज के तारीख में भी क्वेश्चन मार्क है। अभी वक्ताओं ने उदाहरण दिया जापान का, जर्मनी का वगैरह, कि वो अपने देश को सबसे पहले मानते हैं, बाद में खुद को मानते हैं, और देश के लिए वो 24 घंटे भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? कि वहां कोई किसी प्रकार के जातीयता नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी वो संपन्न है, हर एक चीज पर वो मतलब राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आलम उल्टा है उसके। 2015 से हम लोगों ने ऑफिशियली संविधान दिवस मनाना शुरू किया। आज़ादी के 76 साल निकल जाने के बाद हार्डली ये हमारा 9वां साल है कि ऑफिशियली हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। तो जब तक जो चीज़ थोपी नहीं जाती या बताई नहीं जाती या जिसका जिक्र नहीं किया जाता, शायद हम लोग अब उस अवस्था में हैं कि हम लोग उतना आगे तक सोच नहीं पाते हैं कि हम लोग को भी कुछ इनिशिएटिव लेके खुद से होके कुछ करना चाहिए। ठीक है, 2015 के बाद से हम लोग संविधान दिवस पूरा देश मना रहा है, पूरे भारतवर्ष में इसको एक पर्व की तरह मनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जितनी हमारे देश में जातियां हैं, जितने धर्म के लोग हैं, अलग अलग छोटे बड़े, सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं, और हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास से हमारे त्योहारों का स्वागत करते हैं और उसे मनाते हैं। बट जो संविधान पूरे भारतवर्ष को एक बनाता है या जोड़ के रखता है, अब हमें उसे भी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत मुझे महसूस होती है। कि मुझे लगता है कि 26 नवंबर को संविधान दिन के लिए हम लोग को भी हमारे घर में सेलिब्रेशन करना चाहिए, एक उत्साह रहना चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए, दीपक जलाने चाहिए, और एटलीस्ट संविधान का हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे काफ़ी बाकी जो हमारे यहाँ के मुख्य वक्ता से उनको मैं सुन रहा था, तो गायकवाड़ सर ने एक चीज़ बोली कि हमारे यहाँ के जो अभी भी गांव हैं या गांव के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको संविधान के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो मेरा इसमें थोड़ा सा एक एडिशंस है कि गांव तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि गांव में जो गरीबी है वहाँ पे पर डे का लाइवलीहुड जुटाना भी गरीब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वो एज गुड एज जिनके पास लैंडलेस लेबर्स हैं, अगर जिनके पास खेती है,
तो वो यही मान के चलते हैं कि मैं एक डेली वेजर हूँ, आज मैं काम करूंगा तो मुझे शाम को रोटी मिलेगी, या मेरी फसल पकेगी, 6 महीने का क्रॉप है तो उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा। तो संविधान तो बहुत दूर की बात है, जहाँ गाँव की बात करते हैं। मुझे लगता है कि शायद शहर में भी, यहाँ पे इवन जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी संविधान को पूरा पढ़ा होगा। मुझे उसका भी थोड़ा सा डाउट लगता है, इवन मैंने भी अभी पूरा संविधान पढ़ा नहीं है। तो गांव का अगर छोड़ते हैं तो ज़रूरत है कि आज समाज में अगर हमें रहना है तो चाहे वो गांव हो, सेमी अर्बन हो, रूरल हो, अर्बन हो, हम सभी लोगों को संविधान के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब का एक ही नारा था कि हम लोग को सबसे पहले शिक्षित होना है। शिक्षित होंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और संगठित रहेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे याद है, ये हम यूको बैंक SC/ST काउंसिल नागपुर यूनिट ये दूसरी बार ये समारोह आयोजित कर रहा है। 2017 में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा समारोह इसी हॉल में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन रहता है कि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं डेलिब्रेशन सुनने के लिए या अटेंड करने के लिए, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं तो कुछ टेक अवेज हम लोग लेके जाते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ऐसा सोचें कि यार आज मैंने क्या सीखा। या हम लोग के आज जोनल मैनेजर्स हम लोग को बोलते हैं कि भाई आज तुम लोगों ने शाम तक आकलन करना, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करूं तो दिन भर में क्या काम किया और तुमने बैंक को क्या दिया। तो जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आप लोग उससे सहमत होते हैं या लगता है कि हम लोग को आगे उसी तरीके से सोचना चाहिए, तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ छोटे छोटे टेकअवेज लेके जाते हैं। कुछ पंच लाइन्स रहती हैं जहाँ हमको लगता है कि किसी ने कुछ बोला, मुझे इसे अपना लेना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, लास्ट टाइम हम लोगों ने संविधान की कॉपियाँ फ्रेम करके दी थी। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों के घर में वो संविधान की कॉपियाँ होंगी जो लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने दी थी, और हम उसका आज भी उसी आदर सम्मान के साथ उसका हम लोग सम्मान करते होंगे। मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नागपुर यूनिट का तहे दिल से। मुझे जब संविधान का ये बुक देखा मैंने, तो संविधान के बुक्स मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट जो मेरा पर्सनल व्यू है कि जिस तरीके का ये बनावट है, क्योंकि नरेश्वर सर ने संविधान की बुक को दिल्ली से मंगाया है, नागपुर में नहीं मिलती ऐसा नहीं है, बट दिल्ली से इसको मंगा के हर आदमी के पास संविधान रहना चाहिए। और सिर्फ संविधान दिवस मनाने से हम लोग संविधान के प्रति जागरूक नहीं हो सकते। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा खुद से भी रिक्वेस्ट है, और मेरा जैसे आज हम लोगों ने आज संविधान का ओथ लिया है, तो एटलीस्ट हम लोग जाने से पहले अपने मन में ये ओथ ले लें कि आज हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास बहुत अच्छी किताब संविधान, भारत का संविधान हमारे पास है, और बहुत प्रेजेंटेबल और बहुत अच्छा गोल्डन जो इन्होंने काम किया है, इट्स वेरी आई कैचिंग। और जैसे हम लोग हमारे धर्म के बाकी ग्रंथ रखते हैं, उसी तरह हम लोग इसको आने वाले समय तक इसको जब तक संजो के रख सकते हैं उसको संजो के रखेंगे, अपने साथ साथ अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं जिनको संविधान के बारे में मुझे जितना मालूम है, उनको जितना मालूम रहेगा, तो डाउन द लाइन हमारे आने वाली जनरेशन्स को हम लोग ये संविधान की कॉपी घर में रख के इसी कारवा को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कि आज मुझे एक कॉपी मिली है बहुत अच्छी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये संविधान की कॉपी 5 लोगों तक पहुंचाऊं, वो 5 लोग फिर 5 लोगों तक पहुंचाएंगे। तो एटलीस्ट जो बाबा साहब का सपना था कि संविधान सभी को मालूम होना चाहिए, घर घर तक संविधान जाना चाहिए, तो उस कार्य को हम लोग उनके सपने को पूरा कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो सम्मान है वो हम उसे देंगे। जो हमने प्रीएम्बल जो प्रस्ताविका यहाँ पे संविधान की पढ़ी, मैं थोड़ा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि जो हमारी प्रस्ताविका है वो 4 हिस्सों में बटी हुई है। जो हमारा प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिलता है उसका सोर्स जो है वो है भारत के लोग, वी द पीपल। एक अब्राहम लिंकन का फेवरेट एक ये सेइंग है, जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो जो पहला पार्ट है प्रीएम्बल का सोर्स,
तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिलता है वो भारत के लोगों द्वारा मिलता है। देन हमारे देश का नेचर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसे रहना चाहिए, तो सेकंड पार्ट में वो डिफाइन किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर होगा वो रहेगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसको रूल लोगों द्वारा किया जाता है, जो भी लोगों द्वारा चुने गए जो भी लोग हैं, जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में बैठते हैं, उनके द्वारा इसे चलाया जाता है। इसीलिए हम इसे डेमोक्रेटिक बोलते हैं। और देन रिपब्लिक, कोई भी स्टेट और उसके जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको किस तरीके से उसका चुनाव किया जाना चाहिए और होता है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि देश रिपब्लिक है या मोनार्की है। तो क्योंकि हमारे देश में लोगों द्वारा वोटिंग करके हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इसीलिए हम हमारे देश को हम रिपब्लिक कहते हैं। देन फाइनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसमें इक्वलिटी रहना चाहिए, लिबर्टी, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए,